दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। आप सभी को बताते हुए मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि मैं हूँ इस टाइम महादेव की नगरी में, और इस बार मैं बनारस ना कि आंध्र प्रदेश, इस बार मैं हूँ महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में। तो 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वां ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, जहाँ पे मैं इस टाइम आया हुआ हूँ। तो मैं आप लोगों को यहाँ का फुल ब्लॉग दिखाने वाला हूँ। कब आएँ, कहाँ, कैसे, क्या करना है, सारी चीज़ें इसी ब्लॉग में दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में और दिखाता हूँ मैं आपको पूरी जानकारी है। तो मित्रों, यह यात्रा स्टार्ट होती है मुंबई से, मुंबई के दादर स्टेशन से, जहां से मैं निकलने वाला हूं डायरेक्ट नासिक के लिए। तो नासिक रोड स्टेशन जाने के लिए आप आ जाइए दादर या फिर CSMT LTT, कहीं से भी आपको डायरेक्टली ट्रेन मिल जाएगी नासिक के लिए। और स्लीपर या 2S सिटिंग का चार्जेस जो कि 80, 90, 100, 150 रुपये ऐसे पड़ता है एक तरफ का। तो आप ले लीजिए एक स्लीपर की या 2 सीटिंग की एक टिकट और चुपचाप निकल जाइए नासिक की ओर। और जब आप नासिक की ओर जा रहे होते हैं तो आपको बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिल जाता है रास्ते में, क्योंकि ये पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया है। तो यहाँ पे आपको बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ भी देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ। तो आप डायरेक्टली ट्रेन से आप कहीं से भी पूरे भारत में हैं तो आप आ जाइए त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए। तो आपको आना होगा सबसे पहले नासिक रेलवे स्टेशन। आप आ जाते हैं नासिक रेलवे स्टेशन डायरेक्टली। नासिक रेलवे स्टेशन के बाद आपको वहाँ से त्र्यंबकेश्वर मंदिर की जो डिस्टेंस है वो लगभग 30 से 40 किलोमीटर के बीच पड़ती है। आपको स्टेशन से उतरते ही ऑटो, इको, ओमनी और बस 3-4 चीज़ों की ट्रैवलिंग की सुविधा मिल जाती है। तो मैं सबसे पहले पहुँच जाता हूँ नासिक रेलवे स्टेशन। नासिक रेलवे स्टेशन से निकलता हूँ जैसे ही बाहर, वैसे ही मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे जाती हैं जैसे कि ट्रैवलिंग के लिए जो हमें त्र्यंबकेश्वर डायरेक्टली छोड़ती हैं। तो मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचता हूँ और वहाँ देखने के बाद मुझे पता चलता है कि बस से 2 से ढाई घंटे लगने वाले हैं, और जबकि ऑटो या इको वगैरह से आप जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे में वो गाड़ियाँ छोड़ देती हैं। तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ ऑटो, और ऑटो का रेंट वो 200 रुपये बोलता है, पर अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो आपको 100-150 रुपये में भी हो जाएगा। तो मैंने तो 150 रुपये में ऑटो कर लिया। हम 3 लोग निकल जाते हैं एक ऑटो में, और 3 लोग से ज़्यादा ऑटो में बिठाते नहीं हैं। मैं तो अकेला ही था, पर 2 लड़के और भी अलग से थे। तो उसके बाद मैं सीधा पहुंच जाता हूं त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर पहुंचते ही मैं देखता हूं कि वहां पे हर्षवर्धन राणे की वैन भी खड़ी हुई थी, क्योंकि शायद वो भी दर्शन के लिए आए थे। आप लोग ये वैन पहचान रहे होंगे क्योंकि हर्षवर्धन राणे आजकल यही वैन से घूम रहे हैं। उसके बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ गोदावरी तट की। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। तो आप लोग जब भी यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में, तो सबसे पहले आपको पहुँच जाना है गोदावरी के तट पे, जहाँ पे आप स्नान करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये गोदावरी का जो तट है, यहाँ पर वो स्थित ऊपर है। गोदावरी का उद्गम स्थल जो है वो ऊपर है, वहाँ से पानी पाइप द्वारा यहाँ पे पानी लाया जाता है। ये कुंड बनाया गया है जहाँ पर सभी लोग स्नान करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले अगर मंदिर परिसर में आ रहे हैं तो सबसे पहले आप जाके गोदावरी के कुंड में नहाएंगे। नहाने के बाद आप सीधा चले जाएंगे त्र्यंबकेश्वर गर्भगृह की ओर दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले आपको स्नान करना है और उसके बाद आपको निकल जाना है मंदिर की ओर। अगर आपके पास समय रहता है तो आप ऊपर जाके गोदावरी तट का जो उद्गम स्थल है वो भी देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपके पास समय बच जाता है, आपके पास टाइम है, या आप 1 या 2 दिन की ट्रिप प्लान करके गए हैं, तो आप घूम सकते हैं वहाँ पे 2-3 जगह और, जैसे कि हरिहरगढ़ फोर्ट। हरिहरगढ़ फोर्ट जो है वहाँ से 14 से 15 किलोमीटर पड़ता है त्र्यंबकेश्वर मंदिर से। और उसके बाद आप एक जगह और जा सकते हैं जो कि है हनुमान जन्म स्थान। और हम तो नहीं जा पाए क्योंकि मेरी शाम की ट्रेन थी, मैंने पहले से ही ट्रेन की टिकट बुक कर रखी थी, इस वजह से मैं जा नहीं पाया। पर वहाँ आप जा सकते हैं। और सबसे पहले तो आप प्रिपेयर होके आएंगे, क्योंकि मंदिर में दर्शन करने के लिए कभी कभी 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। और आज तो बहुत ज़्यादा लंबी भीड़ थी, क्योंकि आज थी कार्तिक पूर्णिमा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे लाइव वीडियो चलती रहती है गर्भगृह से, जबकि आप यहीं से खड़े खड़े दर्शन कर सकते हैं। तो बोलिए हर हर महादेव दोस्तों, और कमेंट में भर दीजिएगा हर हर महादेव। और उसके बाद मैं दर्शन कर लेता हूँ। दर्शन करने के बाद मैं निकल जाता हूँ मंदिर से बाहर की ओर। और आइए मैं दिखाता हूँ आपके मंदिर के चारों तरफ के कुछ दृश्य। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मुझे आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 3 से 4 घंटे लगभग लग गए दर्शन करने में। उसके बाद मैं फटाफट बाहर की ओर आ जाता हूँ और बाहर आके मैं खाता हूँ पेरू, जिसको बोलते हैं अपने यहाँ अमरूद यूपी में। और खाने के बाद मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी पूजा पाठ की सामग्रियाँ भी मिल जाती हैं, जो कि आप अपने मंदिर के लिए ले जा सकते हैं, घर के लिए ले जा सकते हैं।
तो इसके बाद फिर मैं निकल जाता हूँ बाहर, और मैं बाहर आके देखता हूँ कि आज यहाँ पर रथ यात्रा निकलने वाली है, जिसकी तैयारियाँ बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही थी। फूलों से बहुत सारी रंगोलियाँ बनाई गई थी, पूरी गलियाँ सजाई गई हुई थी। और फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे पहुँच जाता हूँ मंदिर के फ्रंट पे। मंदिर के फ्रंट पे पहुँच के देखता हूँ तो वहाँ पर रथ बिल्कुल तैयार हुआ था, और जो कि मंदिर के ही गेट से निकलने वाला था। तो उसके बाद मुझे निकलना था मुंबई के लिए, तो मैं पहुँच जाता हूँ ऑटो स्टैंड की तरफ। फाइनली हो चुके हैं हमारे दर्शन, और अब हम निकल रहे हैं स्टेशन के लिए, और उसके बाद जाएंगे मुंबई। और ये देखिए कुछ रहा सामने का ऐसा है नज़ारा हमारे, तो चलते हैं और फिर दिखाएंगे आगे क्या है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और अगर आपके कुछ सवाल रह जाते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको पूरी जानकारी मैं दे दूंगा, क्योंकि कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। कमेंट करें और जाके दर्शन करें। हर हर महादेव।